दोस्तों, मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ हिंदी कहानी पॉडकास्ट की मूल रचना कहानी किस्मत। अब किस्मत के खेल बड़े निराले हैं और सच तो ये है कि इसका कोई भरोसा भी नहीं कर सकते। न जाने कब यह पलटी मार जाए। साल 1988 अंधेरी ईस्ट बॉम्बे, जो अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, कि एक आलीशान घर में वर्षा फोन पे किसी से बातें कर रही है। हेलो, क्या मैं राघव से बात कर सकती हूँ? जी हाँ, प्लीज, बहुत अर्जेंट काम है, उन्हें बुला दीजिए। हेलो राघव, मैं तुमसे कल किसी भी हाल में मिलना चाहती हूँ। डैडी ने आज घर में एक ऐसी खबर सुना दी जिससे मेरा दिल बैठा जा रहा है। वो अगले महीने मेरी शादी कर देना चाहते हैं। किसी से बात भी कर ली है और वो चाहते हैं कि मैं लड़के वालों से मिल लूं। नहीं, मैंने मना कर दिया। मैंने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। मैंने कहा मैं गोवा 1 महीने ट्रेनिंग पे जा रही हूँ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। मगर वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। वो मेरी शादी करा के ही छोड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, उन्हें हमारे बारे में कुछ भी पता नहीं और मैं उन्हें बताने की हिम्मत भी नहीं कर सकती। क्या? अरे नहीं नहीं, तुम उनसे मत मिलना। वो गुस्से से पागल हो उठेंगे। वो तुम्हें पीटने भी लगेंगे। देखो राघव, कल तुम मुझे कितने बजे मिलोगे? क्या 5 बजे? ठीक है, उसी जगह ठीक 5 बजे। अगले दिन शाम 5 बजे शिवाजी पार्क में वर्षा और राघव पार्क में एक साथ बैठे नारियल पानी पी रहे हैं। नारियल पानी पीते हुए राघव कहता है, वर्षा, कुछ दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा था कि केरल में एक नारियल वाला अचानक पागल हो गया। वो लोगों पर हमला करने लगा अपने उस लंबे चाकू से जिससे वो नारियल काटा करता था। और जहां तक मुझे याद है, उसने 2 लोगों को मार डाला और आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया। लेकिन ये सब डरावनी बातें तुम मुझे क्यों बता रहे हो? जब से तुमने खूनी और पुलिस के बारे में कहानियां लिखना शुरू किए, तब से तुम्हारे दिमाग में सिवाय अपराध के कुछ आता ही नहीं। और एक मैं हूं जो अपने भविष्य के बारे में सोच सोच कर परेशान हूं। वर्षा, बस मैं तो तुम्हारा ध्यान बटाना चाह रहा था। सॉरी यार। लेकिन राघव, हम लोग भाग के शादी क्यों नहीं कर सकते? हम गोवा चलते हैं, वहीं किसी आर्य समाज मंदिर में शादी कर लेंगे। और एक बार हमारी शादी हो गई ना, तो डैडी भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। हम लोग इस बात पे और कितनी बार बहस करेंगे? कितनी बार हम लोग इस पर डिस्कशन कर चुके हैं वर्षा। तुम जानती हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास काम रेगुलर नहीं है, और मैं रहता कहाँ हूं? उस छोटे से पीजी में। हम लोग शादी कर लेंगे तो खाएंगे कहां से और रहेंगे उस छोटी सी पीजी में? अरे लोग तो कहते हैं प्यार ताजी हवा पे जीता है। अरे यहां तो ताजी हवा तक नहीं मिलती। वर्षा, प्लीज थोड़ा सा धीरज रखो। वैसे तुम गोवा से कब तक लौट रही हो? 1 महीने बाद। ठीक है, अभी जो काम मेरे पास है वो 2-3 हफ्तों में खत्म हो जाएगा। उसके बाद मुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे। उसके बाद फिर दनादन काम और पैसे मिलेंगे। मैं खूब सारा कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा, फिर हम शादी कर लेंगे। वर्षा, कुछ दिन के लिए अपने बाप को टाल दो। अपने बाप को टाल दूं? लेकिन मुझे तो उनसे बात करते हुए भी डर लगता है। तुम्हें तो मालूम है वो आधे पागल हैं। पर मैं ट्राई करूंगी। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम भी गोवा आ जाओ, तुम्हारे लिए भी चेंज हो जाएगा। अच्छा, मुझे चेंज नहीं, पैसे की जरूरत है, काम की जरूरत है। और चेंज हो रहा है ना। वो मेरा दोस्त संजय है ना, वो 6 महीने के लिए अमेरिका जा रहा है और मैं उसके बंगले पे रहूंगा कुसुम नगर में। कुसुम नगर में? वहां उस सुनसान इलाके में जहां कोई है ही नहीं। तो क्या हुआ? तुम वहां बोरियत से ही मर जाओगे। रात के 9 बजे संजय के माटुंगा वाले फ्लैट पर। अरे यार, कहाँ रह गया था तू? मुझे लगा अब नहीं आएगा और तूने अपना इरादा बदल दिया। सॉरी यार,
वो दरअसल एक अर्जेंट मीटिंग में फंस गया था। अरे भाई, अमेरिका की मेरी फ्लाइट रात के 2 बजे की है, तब तक जरा सेलिब्रेट कर लेते हैं। क्या है, अगले 6 महीने में मेरा कारोबार अमेरिका में एकदम बढ़ जाएगा। हाँ, मैं भूल जाऊँ उससे पहले ये चाबियाँ रख लो। वहाँ के किचन में सारा सामान भरवा दिया है, फ्रिज में भी बियर स्टॉक करवा दिया है। मेरा नौकर सप्ताह में 2 बार आएगा और अंडे सब्जियां जो चाहिए वो दे जाएगा। यार, मैं तेरा शुक्रिया कैसे अदा करूं? थैंक्स अ लॉट यार। शुक्रिया तो मुझे तेरा अदा करना चाहिए। तू वहाँ रहेगा तो मेरे बंगले की साफ सफाई रहेगी। हाँ, तेरे पास मोटरसाइकिल होती तो अच्छा रहता। क्या है, वो जगह जरा दूर है और कभी कभी तो रात के सन्नाटे में हवा ही निकल जाती है। और हाँ, डू मी अ फेवर। क्या है, इसे मैं लॉकर में रखना भूल गया। इसे मैं अपने साथ तो नहीं ले जा सकता, तू ही रख ले इसे। ये क्या, पिस्तौल? असली है क्या? ऑफ कोर्स असली है, जरा संभाल के, लोडेड है। यार, मुझे तो पता ही नहीं था कि तेरे पास गन है। जब जब कुसुम नगर जाता हूँ तब इसे अपने पास रखता हूँ। इससे काफी सेफ महसूस करता हूँ। बहुत भारी है, जानता है, मैं अपनी जिंदगी में पहली बार गन पकड़ रहा हूँ। नहीं यार, तू इसे ले जा, मैं नहीं रखूंगा। पागल हो गए हो क्या? मैं इसे अमेरिका नहीं ले जा सकता। कल जब तू कुसुम नगर जाएगा तो इसे साथ ले जाना। राघव अभी गन को देख ही रहा था कि संजय ने शैंपेन की बोतल खोल दी। ठप की आवाज सुनते ही राघव को लगा कि गन चल गई है। डरपोक साला, इतना डरता है तो बंगले में कैसे रहेगा? शैंपेन की चुस्की लेते हुए संजय ने पूछा, वैसे तू आजकल कर क्या रहा है? मैं आजकल किताब लिख रहा हूं। वो है ना डिटेक्टिव प्रमोद अस्थाना? अरे, उसने जो केसेस सॉल्व किए हैं वो रहेंगे उस किताब में। अब क्या है कि वो है एक इंटेलिजेंट आदमी, पर लिख नहीं सकता, यू नो, लैंग्वेज प्रॉब्लम। ये वही फेमस डिटेक्टिव प्रमोद अस्थाना है ना? हाँ यार, वही प्रमोद अस्थाना। सुना है कि वो थोड़ा क्रैक है। वो जिस डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाता है वो मेरा दोस्त है। उसी ने मुझे बताया कि 6-7 महीने उसके ऑब्जर्वेशन में रहा है, मगर फिर भी ठीक नहीं हुआ। अरे नहीं यार, क्या बात कर रहे हो? मैं मानता हूं कि वो अपने बारे में ज़्यादा बोलता है, पर मेरे साथ ठीक है। अरे यार, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उसकी इज्जत करता है। एनीवे, अब मैं चलूँगा, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। तुम आज रात यहीं रुक जाओ, कल चले जाना। और हाँ, गन का ख्याल रखना। 2 दिनों के बाद प्रमोद अस्थाना के घर पर। हेलो, प्रमोद अस्थाना स्पीकिंग। हाँ राघव, कहाँ तक पहुँची मेरी किताब? सर, वो 1 सप्ताह में कंप्लीट हो जाएगी सर। सर, मैंने आपके सारे केसेस में से बढ़िया बढ़िया केस छांट लिए हैं। एक्सीलेंट, वेरी गुड। अच्छा सुनो, शनिवार को मेरी मीटिंग पब्लिशर के साथ है, तो मैं तुमसे थर्सडे को मिलता हूँ। अच्छा, पता क्या बताया था तुमने जहाँ आजकल रह रहे हो तुम? वो हाईवे पेट्रोल पंप से लेफ्ट टर्न और फिर कच्ची रोड से राइट टर्न, है ना? उसके बाद कच्चे रास्ते से आधा घंटा और चलना पड़ेगा। भाई, कमाल का बेवकूफ़ दोस्त है तुम्हारा, जो ऐसे बियाबान में घर बनाया है। सर, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। सर, मेरा दोस्त संजय है ना, जिसके बंगले में मैं अभी रह रहा हूँ, वो जाते जाते मुझे अपनी गन थमा गया है। क्या तुम्हारे पास गन है? कैसी गन? अब ये तो मुझे नहीं पता सर कैसी गन है, पर वो भरी हुई है। भरी हुई है? यू मीन लोडेड गन? तुम्हारा दोस्त तो उससे भी बड़ा बेवकूफ निकला जितना मैं समझता था, जो तुम्हें भरी हुई एक लोडेड गन देकर चला गया। अच्छा सुनो राघव, तुम उस गन को हाथ नहीं लगाओगे। जहां वो रखी है उसे वहीं रहने दोगे, समझे? मैं आकर देखूंगा उसे। सर, मैंने डर के मारे वो जो टेबल है ना सर, जिस पर मैं बैठकर लिखता हूं, उसके दाहिने ड्रॉअर में छुपा कर रख दिया है, राइट हैंड साइड के ड्रॉअर में। ठीक है, उसे वहीं रहने दो, मैं खुद देखूंगा। ओके, बाय।
उसी दिन दोपहर के 2 बजे डिटेक्टिव प्रमोद अस्थाना अपनी कार ड्राइव करके कुसुम नगर वाले बंगले पर पहुंचते हैं जहां राघव रह रहा है। अरे प्रमोद सर, आप यहाँ? आप तो वीरवार को आने वाले थे ना सर? हाँ, लेकिन राघव वो एक इतनी अच्छी खबर सुनी कि मुझसे रहा नहीं गया। सोचा कि बस अभी चलकर तुम्हें बता दूं। सर, मैं तो अच्छी खबर सुनने के लिए मरा जा रहा हूँ। वैसे ऐसी कौन सी खबर है सर जो आप मुझे टेलीफोन पर न देकर इतनी दूर गर्मी में खुद चलकर बताने आए हैं? अरे वो मशहूर प्रोड्यूसर है ना, क्या नाम है उसका, एस कुमार, उसका फोन आया था मेरे पास। कहने लगा कि वो एक डिटेक्टिव शो बनाना चाहता है 52 एपिसोड का, और उसमें वो तमाम केसेस शूट करना चाहता है जो मैंने सॉल्व किए हैं। तो मैंने कहा ठीक है, वो सारी केसेस के बारे में किताब लिख रहा हूँ और एक नौजवान राइटर है राघव बर्मन, वो मेरी मदद कर रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आप ये सीरियल उससे लिखवाएं। प्रोड्यूसर मान गया, वो अगले सप्ताह तुमसे मिलना चाहता है। वाह, मजा आ गया सर, मजा आ गया। लेकिन सर, ये बात तो आप सुबह फोन पे भी बता सकते थे। आप इतनी दूर शहर से ये खबर सुनाने आए हैं? यार, एक तो मैं तुम्हें खबर सुनाने आया हूं और तुम कहे जा रहे हो कि इतनी दूर से खबर सुनाने आए हो, इतनी दूर से खबर सुनाने आए हो। ठीक है, मैं जा रहा हूं। अरे अरे अरे, आप क्या कर रहे हैं सर? मैं तो मजाक कर रहा था। मैं भी मजाक ही कर रहा था, मैं कौन सा जाने वाला था। इतना कह डिटेक्टिव प्रमोद अस्थाना अपनी कोट की जेब से सिगरेट निकाल उसे अपने मुंह में दबा अपनी म्यूजिकल लाइटर से उसे जलाने लगे। लाइटर की म्यूजिक सुनकर राघव बोला, कमाल है सर, लाइटर से क्या धुन निकलता है। मेड इन जर्मनी राघव। जब मैंने झुनझुन वाला फ्रॉड केस सॉल्व किया था तो सेठ झुनझुन ने इनाम के तौर पर मुझे दिया था। देखो, इस पर मेरा नाम खुदा है, पी अस्थाना, प्रमोद अस्थाना। हाँ, मेन बात तो बताया ही नहीं। देखो, कल सुबह वो प्रोड्यूसर मुझसे मिलने वाला है और मैं चाहता हूं कि अब तक जो हमने लिखा है उसकी एक कॉपी उसे दे दी जाए। और हाँ, एक बात और है, तुम्हारे पैसों की भी बात मुझे ही करनी है। यू आर ए वेरी पुअर सेल्समैन, बिल्कुल अनाड़ी हो तुम। मैं तुम्हें एक एपिसोड के 25,000 दिलवाऊंगा। 25,000? फैंटास्टिक सर, फैंटास्टिक। लेकिन क्या प्रोड्यूसर इतने पैसे देगा? अरे देगा, देगा तो उसका बाप भी। तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो। अरे इतनी इंटरेस्टिंग डिटेक्टिव स्टोरी उसे कहाँ मिलने वाली है? 30 सालों में मैंने कितने सारे इंटरेस्टिंग केस सुलझाए हैं। 20 मर्डर केस मैंने यूं चुटकियों में सॉल्व किए हैं और ये सब पहली बार पब्लिक के सामने आएगा। बाय द वे, कितनी केसेस हैं हमारे पास? 25 सर, यही अंदेशा था मुझे। 25, और उन्हें चाहिए 26। 26 केसेस के वो 52 एपिसोड बना लेंगे। ऐसा ही करते हैं वो, एक कहानी 2 एपिसोड। सर, आपके तो 70 केसेस यहां पर हैं। मैंने तो 25 सिर्फ इसलिए कहा था कि वो आपके बेस्ट केसेस हैं। सर, मैं बाकी में से एक आध अभी ढूंढ कर निकाल लेता हूं। 1 मिनट सर, मैं अभी देखता हूं वो नोट। हाँ, ये रहा सर, मैं इसे जल्दी से पढ़कर देखता हूं। हाँ देखो, और एक बात याद रखना, सबसे अच्छी कहानी सबसे पहले लेना। बिगिनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेल बिगिन इज हाफ डन। मैं इन जोकरों को दिखा देना चाहता हूं कि एक अच्छा डिटेक्टिव सीरियल कैसे बनाया जाता है। पहले सीरियल एयर होगा, फिर किताब आएगी और किताब का टाइटल होगा प्रमोद अस्थाना की जिंदगी और गुनाह। कैसा लगा टाइटल? अच्छा है सर, बहुत अच्छा। सर, ये केसेस की लिस्ट है। बोरीवली मर्डर, जेल रोड का पागल, झुनझुन वाला फ्रॉड केस, बैंक रॉबरी केस, नागार्जुना सुसाइड केस। यस, दिस इज द केस, दिस इज फैंटास्टिक केस। ये कौन सा केस है सर? वही जिसमें एक बैंक मैनेजर ने ऐसा दिखाया कि उसने आत्महत्या कर ली हो और उसके बाद बैंक से लाखों रुपए लेकर चंपत हो गया। हाँ, याद आया सर, ये वही है ना जो दूसरे शहर भाग गया था और शायद दूसरी शादी भी कर ली थी, लेकिन सर आपने उसे 8 साल बाद भी नहीं छोड़ा। सर, कमाल कर दिया आपने। ऐसे केस अगर टीवी पर आए तो जनता की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। सर, ये रही फाइल। यह कहकर राघव ने फाइल प्रमोद अस्थाना को दे दी। डिटेक्टिव प्रमोद फाइल देखने लगे और राघव हिसाब लगाने लगा।
एक एपिसोड के 25,000 तो 52 एपिसोड के हुए। अरे राघव, इस केस फाइल में तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है। अरे वही सुसाइड नोट जिसके बारे में मैं तुम्हें अभी अभी बता रहा था। सुसाइड नोट से ही उसने सबको बेवकूफ बनाया था। सर वो लिखा है तीसरे पेज पर। नहीं राघव, उसे तो पहले पेज पर होना चाहिए। उसी सुसाइड नोट से तुम्हारी कहानी शुरू होनी चाहिए। तुम्हें याद नहीं, उसी नोट से तो उसने पुलिस तक को बेवकूफ बना दिया था। मैं पानी में कूदकर आत्महत्या कर लूंगा। साला जानबूझकर वहां पहाड़ी पर झरने के पास खड़ा हो गया ताकि लोग उसे देख ले। थोड़ी देर बाद गायब हो गया। लोगों ने समझा पानी में कूद गया होगा और लाश कहीं बह गई होगी, क्योंकि लाश कभी मिली ही नहीं। वो सुसाइड नोट बहुत जरूरी है राघव। उसी से उसकी बीवी तक ने यकीन कर लिया कि उसने आत्महत्या कर ली होगी, लेकिन वो मुझे बेवकूफ नहीं बना सका। आप एग्जैक्टली चाहते क्या है सर? मैं चाहता हूं राघव कि तुम अपनी कहानी कुछ इस तरह शुरू करो। नागार्जुन लापता है, उसकी बीवी परेशान है। 3 दिन बाद उसकी बीवी को वही सुसाइड नोट मिलता है जिसमें लिखा है मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। उसकी बीवी वो सुसाइड नोट लेकर पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस छानबीन करती है। पुलिस वो सुसाइड नोट पढ़कर यकीन कर लेती है कि उसने आत्महत्या कर ली होगी, लेकिन मुझे लगता है दाल में कुछ काला है। मेरे पास वो ओरिजिनल सुसाइड नोट नहीं है, वरना मैं तुम्हें उसका सीक्रेट बता देता। एनीवे, मुझे काफ़ी हद तक याद है। मैं डिक्टेट करता हूं, तुम लिख लो। हाँ, मैं लिखता हूं सर, बोलिए। मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। मैं अपनी ज़िंदगी से ऊब गया हूं और इससे छुटकारा पाना चाहता हूं। मैं जानता हूं मेरी इस हरकत से मेरे आसपास के लोगों को काफ़ी तकलीफ होगी, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि मेरा करियर भी कुछ खास आगे नहीं बढ़ रहा है। अरे ऐसा ही कुछ लिख दो यार, तुम तो खुद राइटर हो। लड़ाओ अपना दिमाग, कुछ दुखी सा सुसाइड नोट बना डालो। मैं लिख देता हूं सर। मैं लिख रहा हूं सर। डिटेक्टिव प्रमोद अस्थाना कमरे में टहलते हुए अपनी जेब से सिगरेट निकालते हैं और अपनी म्यूजिकल लाइटर से उसे जलाते हैं और राघव पर अपनी नजरें टिकाकर कस खींचने लगते हैं। सर, हो गया ये। डिटेक्टिव अस्थाना राघव के लिखे नोट को पढ़ते हैं। फैंटास्टिक, मोस्ट परफेक्ट सुसाइड नोट। राघव, बियर है फ्रिज में? अरे सर समझिए, भरा पड़ा है सर। 13 लाख सेलिब्रेट करने हैं। 13 लाख? हाँ सर, 25,000 के हिसाब से 52 एपिसोड के 13 लाख हुए। सर, मैं अंधेरी में एक फ्लैट खरीद सकूंगा। सर, मैं पीजी में रहते हुए परेशान हो गया हूं। सर आप रुकिए, मैं बियर लेकर आता हूं। राघव बियर लाने किचन में जाता है। इधर डिटेक्टिव अस्थाना कमरे में टहलते हुए उस मेज तक पहुंचते हैं जिस पर राघव लिखने का काम करता है। वो उसकी राइट हैंड साइड की ड्रॉअर को खोलकर उसमें रखी गन निकाल लेते हैं। तभी राघव बियर लेकर वापस कमरे में आता है। तो यही है वो पिस्तौल जो तुम्हारे दोस्त ने दी है प्रोटेक्शन के लिए? हाँ सर, ये संजय ने दिया है और कहा कि कभी काम पड़ सकता है, पर फ्रैंकली स्पीकिंग सर, मैं इसे कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। सर संभल के, लोडेड है सर। हाँ लोडेड, रेडी टू शूट। बैठ जाओ राघव, मैं तुम्हें गोली मारने वाला हूं। सर ये प्लीज सर, इसे ड्रॉअर में रख दीजिए सर। इसका निशाना जब मेरी तरफ होता है तो बड़ा अजीब सा लगता है सर। सर मैं ये मजाक पसंद नहीं करता। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं राघव, मैं सचमुच तुम्हें जान से मारने वाला हूं। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि क्या करूं, कैसे करूं, लेकिन आज सुबह जब तुमने फ़ोन पर बताया कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारी हिफाजत के लिए पिस्तौल दी है, तो मेरे दिमाग में एक प्लान आया। लेकिन आप मुझे मारना क्यों चाहते हैं सर? पूछता है क्यों? मुझे वो प्रेम पत्र मिल गए हैं जो तुमने मेरी बेटी को लिखे थे। तुमने मेरी भोली भाली बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसाया। ये हम आपको बताने ही वाले थे सर। मैं वर्षा से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। चुप! शादी करना चाहता हूँ? तुझे क्या लगा मैं अपनी बेटी की शादी तुम जैसे फटीचर राइटर के साथ करूंगा, जिसका बस एक ही सपना है, अंधेरी में फ्लैट लेना? देखिए, मैं कुछ ही दिनों में बड़ा आदमी बन जाऊंगा। फिर वर्षा भी तो मुझसे प्यार करती है। जानता हूं,
मैंने तुम दोनों की बातें सुनी है। तुम दोनों भागकर शादी करना चाहते हो ना? नहीं नहीं, वो भागना चाहती थी। मैंने तो कहा कि ये सब अच्छी तरह से करेंगे, आपकी परमिशन लेके। चुप, एकदम चुप। मुझे और कुछ नहीं सुनना। मैं अपनी बेटी की शादी एक अच्छे खानदान में करना चाहता हूँ, लेकिन जब तक तुम मरेगा नहीं राघव, ये नहीं हो सकता। लेकिन आप मुझे मार देंगे तो आपको जेल हो जाएगा, फिर आपकी बेटी से शादी कौन करेगा? तू गधा का गधा ही रहा राघव। अरे इतने दिनों से मेरे साथ काम कर रहा है, फिर भी तू मेरे दिमाग को नहीं समझ सका। अरे मैंने इतने केसेस सॉल्व किए हैं, इतने अपराधियों को पकड़ा है कि मेरा दिमाग भी अपराधी जैसा हो गया है। तू मरेगा जरूर, लेकिन किसी को इस बात का शक नहीं होगा कि तेरी मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। मुझे मालूम था कि तेरे पास पिस्तौल है, मुझे ये भी मालूम था कि तेरा नौकर आज छुट्टी पर है, इसीलिए तो आज मैं यहाँ आया हूँ। अब जब कल तेरा नौकर आएगा और देखेगा कि उसके साहब औंधे पड़े हैं, उनके हाथ में पिस्तौल है और पास में पड़ा है एक सुसाइड नोट जिस पर लिखा है मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। आप पागल हो गए हैं सर। आपकी बेटी ठीक कहती थी, मेरा बाप पागल है। मेरी बेटी कहती थी उसका बाप पागल है? मेरी बेटी कहती थी उसका बाप पागल है? मैं पागल हूँ? बोल, मैं पागल हूँ? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। बोल बोल, मैं पागल हूँ, बोल। और राघव चीखते हुए एक तरफ गिर जाता है और मर जाता है। डिटेक्टिव प्रमोद अस्थाना कमरे में टंगी हुई वॉल क्लॉक की तरफ देखते हैं। उसमें 3 बज रहे हैं। गन से अपनी फिंगरप्रिंट साफ करने के बाद गन को रुमाल की मदद से उसे मरे हुए राघव के राइट हैंड में इस तरह से थमा देते हैं कि उसकी उंगली ट्रिगर पर होती है। इसके बाद नागार्जुन केस फाइल को लेकर वॉशरूम में जाते हैं और अपनी म्यूजिकल लाइटर की मदद से फाइल को जलाकर फ्लश कर देते हैं। फिर वो चुपके से बाहर निकलते हैं और दरवाजे के लैच को खींचकर उसे बंद कर देते हैं। अब दरवाज़ा अंदर से लॉक हो जाता है। डिटेक्टिव अस्थाना कुसुम नगर से लौटते हुए रास्ते में पड़ने वाले मैक्सवेल बार में जाते हैं। बार में बियर की चुस्की लेते हुए वह अपने दिमाग में एक परफेक्ट कहानी भी सोच रहे हैं। मुझे नहीं मालूम इंस्पेक्टर कि इसने अपने आप को क्यों ख़त्म कर लिया। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि इसके पास एक गन भी थी। आखिर क्यों किया इसने ऐसा? इतना समझदार, होशियार, इसने मेरी किताब के लिए काफ़ी काम किया था। मेरी बेटी भी इसे चाहने लगी थी। अब उसे यह सब सुनकर कितना सदमा पहुंचेगा इंस्पेक्टर। मुझे तो लगता है अपने कैरियर को लेकर यह बहुत परेशान था। हाँ, ये ठीक रहेगा, यही ठीक रहेगा। बियर पीते पीते डिटेक्टिव अस्थाना को सिगरेट की तलब लगी। वो कोट की जेब से सिगरेट का पैकेट निकालते हैं और दूसरी जेब में लाइटर निकालने के लिए हाथ डालते हैं कि तभी उन्हें झटका लगता है। अरे मेरा लाइटर! और उन्हें याद आता है कि वॉशरूम में नागार्जुन की फाइल जलाते वक्त लाइटर फ्लैश टैंक के ऊपर ही छूट गया है। मर गया। अगर वो लाइटर पुलिस के हाथ लग गया तो उस पर तो मेरा नाम भी लिखा है, उस पर मेरी उंगलियों के निशान भी हैं। सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। ओ नो! तभी बार में एक लेडी इंस्पेक्टर कांस्टेबल के साथ एंटर करती है और धीरे धीरे डिटेक्टिव अस्थाना की टेबल की तरफ बढ़ती है। ओह माय गॉड, इतनी जल्दी पुलिस मुझ तक पहुंच भी गई। अरे हेलो मिस्टर अस्थाना, पहचाना मुझे? हेलो, अरे इंस्पेक्टर प्रज्ञा यहाँ? आपने पहचान लिया सर। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में आपने ही मुझे ट्रेनिंग दी थी। आपने ही तो सिखाया था सर कि ऐसी जगहों पर चक्कर लगाने से एक आध मुजरिम तो हाथ लग ही जाते हैं। मैं यहाँ आया ही क्यों? आप यहाँ कैसे सर? वो मेरा एक दोस्त रहता है यहीं पास में, उससे मिलने जा रहा हूँ। कहाँ रहता है आपका दोस्त? यहीं पास में हिल व्यू बंगलो क्रॉस रोड पे।
ओह अच्छा, ठीक है सर, मैं चलती हूँ, ड्यूटी पर हूँ। यही कुसुम नगर पुलिस स्टेशन में मेरी पोस्टिंग हुई है। आप कभी आइए ना वहाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। ओह श्योर, बस मैं भी थोड़ी देर में निकलूँगा। दोनों इंस्पेक्टर के बाहर से जाते ही डिटेक्टिव अस्थाना आंधी के झोंके की तरह गाड़ी ड्राइव कर वापस कुसुम नगर वाले बंगले पर पहुंचते हैं। दरवाज़ा खोलने की लाख कोशिशों के बावजूद जब दरवाज़ा नहीं खुलता है तो अस्थाना साहब धक्के मार मार कर दरवाज़ा तोड़ देते हैं। अंदर घुसते ही पहले वो वॉशरूम से अपनी लाइटर उठाते हैं और लौटकर कमरे में गन थामे राघव की लाश को देखकर कहते हैं, उफ, बच गए मिस्टर अस्थाना, तुम बच गए। अगर एन मौके पर यह लाइटर तुम्हें याद नहीं आता तो तुम तो गए थे। अब जरा तुम अपनी स्टोरी चेंज कर लो। तुम पुलिस को बता चुके हो कि तुम यहाँ आने वाले हो। दरवाज़ा तुमने तोड़ दिया है, इसी के मुताबिक अपनी कहानी को चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद अस्थाना साहब कमरे में रखे लैंडलाइन से एक नंबर डायल करते हैं। हेलो, कुसुम नगर पुलिस स्टेशन, क्या मैं इंस्पेक्टर प्रज्ञा से बात कर सकता हूँ? हेलो इंस्पेक्टर प्रज्ञा, देखिए मैं डिटेक्टिव प्रमोद अस्थाना बोल रहा हूँ। जी, आप जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाइए। यहाँ एक आदमी ने खुद को गोली मार ली है। जी, क्रॉस रोड हिल व्यू बंगलो। जी क्या कहा? 20 मिनट में? ठीक है, मैं यहीं आपका वेट करता हूँ। थैंक यू। अब 20 मिनट में इंस्पेक्टर यहाँ आ जाएगी और अब मुझे अपनी कहानी ठीक कर लेनी चाहिए। यस, हुआ ये कि इंस्पेक्टर, मैं 5 बजे बार से निकला। यहाँ आकर मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा अंदर से खुल नहीं रहा था और फ़ोन की घंटी लगातार बज रही थी। मुझे लगा इस आदमी को कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ गया है, तो मैंने दरवाज़ा तोड़ दिया। अंदर आया तो देखता हूँ कि यह आदमी यहाँ मरा पड़ा है, हाथ में पिस्तौल है और एक सुसाइड नोट रखा। मुझे इतना अफसोस हो रहा है इंस्पेक्टर कि क्यों मैं वहाँ बार में बैठकर बियर पीता रहा। अगर सीधा यहाँ आ जाता तो इसे बचा लेता। हाँ, ये ठीक है, बस इसी पे अड़े रहना प्रमोद अस्थाना। जितना कम झूठ बोलोगे उतना ही कम फंसने के चांस हैं। इसके बाद डिटेक्टिव अस्थाना राघव की लाश के पास जाते हैं और एक सिगरेट सुलगाते हैं और बड़बड़ाते हैं, पुलिस आ रही है अस्थाना साहब, अब तुम्हारा असली टेस्ट अब शुरू होगा। जितना कम झूठ बोलोगे उतना ही कम पकड़ में आओगे। बस एक कहानी पे अड़े रहो और अपने दिमाग को ठंडा रखो। बस सब कुछ ठीक है, सब बराबर है। पिस्तौल लाश के हाथ में है, सुसाइड नोट टेबल पर है, मैंने दरवाज़ा तोड़ा। दिस इज अ परफेक्ट मर्डर राघव बर्मन। बस अफसोस इतना है कि इसे हम अपनी बुक में शामिल नहीं कर सकते और ना ही इस पर कोई सीरियल बन सकता है। क्यों, क्या कहते हो? कहो, कुछ तो कहो। मुझे पागल कह रहे थे ना तुम? मेरी बेटी से शादी करने वाले थे। मानते हो ना मेरे दिमाग को, कितना स्मार्ट हूँ मैं? बोलो, अब बोलते क्यों नहीं? पागल हूँ मैं, बोलो। अरे यार कुछ तो बोलो। यह कहते कहते अस्थाना साहब राघव के ऊपर झुक जाते हैं। वो व्यंग से कहते हैं, अरे इतना तो कहो राघव। कांग्रेचुलेसन अस्थाना साहब, कांग्रेचुलेसन अस्थाना साहब। इधर बंगले के बाहर पुलिस की जीप पहुंचती है। इंस्पेक्टर प्रज्ञा अपने साथी पुलिस ऑफिसर के साथ बंगले की तरफ बढ़ती हैं। इधर कमरे के अंदर डिटेक्टिव अस्थाना पागलों की तरह राघव की डेड बॉडी के ऊपर झुककर उसका मजाक उड़ा रहे हैं। बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? कांग्रेचुलेसन अस्थाना साहब, कांग्रेचुलेशंस। तभी गोली चलती है और डिटेक्टिव अस्थाना चीखते हुए ढेर हो जाते हैं। इंस्पेक्टर प्रज्ञा बाकी ऑफिसर्स के साथ भागते हुए कमरे में पहुंचती है। अस्थाना साहब, ओ माय गॉड, ये तो मर चुके हैं। इन्होंने ही तो फोन करके हमें यहाँ बुलाया था। इन्हें कौन मार गया? मगर मैडम, गोली चलने की आवाज़ तो हमने अभी अभी सुना और अंदर कोई भी नहीं है, और फिर इन्हें गोली कैसे लगी? बाहर आने जाने का तो एक ही रास्ता है। राघव की लाश को देखते हुए इंस्पेक्टर प्रज्ञा कहती हैं, इसे मरे तो 3-4 घंटे हो चुके हैं। लाश बुरी तरह से अकड़ चुकी है, रैगर मोटिस आ चुका है। गोली अभी अभी चली है, पर इसने अस्थाना साहब को तो नहीं मारा है। 2 दिनों के बाद
दिमाग खराब हो गया। राघव मरा पड़ा है, उसके हाथ में पिस्टल है, टेबल पर सुसाइड नोट पड़ा है, उसके अपने हाथ से लिखा। इसका मतलब राघव ने आत्महत्या की है और गोली लगने की जोर से वो कुर्सी के साथ नीचे गिर पड़ा। जिस गोली से राघव की मौत हुई वो गोली राघव के भेजे से निकलकर सीधे दीवार पर लगी और दूसरी गोली जिससे अस्थाना साहब मरे वो उनके सीने को चीरती ऊपर छत पर जा लगी। बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट के अनुसार दोनों गोली एक ही पिस्टल से चली जो राघव के हाथ में थी। जिस गोली से अस्थाना साहब की मौत हुई वो उनके सीने में लगी और पीठ से निकलकर सीधी छत में जा लगी। सीने का घाव, पीठ का घाव और ऊपर छत में लगी गोली का निशान, इन तीनों को अगर एक सीधी लाइन में मिलाए तो इससे साफ जाहिर है कि जब अस्थाना साहब को गोली लगी तो वो आगे की ओर झुके हुए थे और गोली नीचे से सीधी चलाई गई। अब देखो, राघव की मौत 2:30-3 बजे के आसपास हुई और हम अस्थाना साहब से बार में 5 बजे के करीब मिले। माइंड इट, जब हम अस्थाना साहब से मिले राघव मर चुका था। 5:30 बजे अस्थाना साहब ने हमें फ़ोन किया और बताया कि राघव मरा पड़ा है। 6 बजे हम वहां पहुंचे और हम अभी बंगले के अहाते में ही थे कि गोली चलने की आवाज़ सुनी। बाहर आने जाने का एक ही रास्ता था, हमें वहां कोई और नहीं मिला। मैडम, तो आप ये कहना चाहते हैं कि गोली मुर्दे ने चलाई? एग्जैक्टली, पर चलाई कैसे? उसी वक्त फॉरेंसिक एक्सपर्ट मिस्टर सहानी आते हैं और बताते हैं। मैं बताता हूं कि गोली कैसे चली। मुर्दे ने गोली रिगर मोर्टिस की वजह से चलाई। रिगर मोर्टिस की वजह से मरने वाले का शरीर ठंडा हो रहा होता है, फिर धीरे धीरे सिकुड़ता है और पत्थर की तरह कड़क हो जाता है। मगर सिकुड़ने की वजह से बॉडी की पोजीशन नहीं बदलती, वो जैसी है वैसी ही रहती है। देखिए, राघव करीब 3 बजे मरा और आहिस्ता आहिस्ता 2-3 घंटे में उसके शरीर की सारी मांसपेशियां यानी मसल्स कड़क हो गई। सबसे पहले आँख की, फिर नाक की, फिर मुंह की, फिर गले की, फिर छाती की, फिर नीचे की सारी मसल्स कड़क हो गई। सबसे आखिर में जो मसल्स कड़क होती हैं वो है हाथों की और पैरों की उंगलियां। राघव के हाथ में गन थी और उसकी उंगली ट्रिगर पर थी। उंगली सिकुड़ी और पिस्टल से गोली चल पड़ी। धाएं। अभी आप सुन रहे थे हिंदी कहानी पॉडकास्ट की मूल रचना कहानी किस्मत। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल पर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।